नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर जो है गुरुग्राम से है, जहां पर मानेसर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजन में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का विषय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का मॉडल है। हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे यह भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त और मजबूत होगा। इसलिए स्थानीय निकायों में भी लोकसभा के सत्रों की तरह यह सत्र बुलाकर स्थानीय मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर गहन मंथन और विचार यहां पर होगा। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बात तो जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं कि 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। जहां बड़े ग्राम विकसित करने का
आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। अंदर कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में शहरी निकाय की अहम भूमिका है और शहरी निकाय जनप्रतिनिधियों को नवाचार पद्धति, सशक्त मार्गदर्शन और व्यवहार कुशलता के साथ में विकसित भारत के विजन 2047 को सामने रख अपना दायित्व निभाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संकल्प लें, मेरा निगम, मेरा पार्षद और मेरी नगर पालिका, मेरा शहर दुनिया के स्वच्छ सुंदर शहरों में शुमार हो। देश में लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ और जिस लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा नजदीक रोजमर्रा में आवश्यकताएं पड़ती है, ऐसे नगरीय सरकारों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन आने वाले समय के अंदर भारत के नवनिर्माण में, लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने में, विचार संवाद के माध्यम से हम लोकतंत्र को भी सशक्त करेंगे और उसके साथ साथ विकास की नई अवधारणा भी लागू करेंगे। इस तरीके के सम्मेलन से जहाँ नगरीय सरकारों के सभापति वहां की कार्यपद्धतियों के अनुभव, विचारों, नवाचारों को साझा करने का और साझा करके अपनी अपनी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को और बेहतर कार्य पद्धति अपनाने का लोगों का प्रयास होगा। वहीं लोगों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो। इसके लिए नगरीय क्षेत्र की सभी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों के अंदर सदन की कार्रवाई ज्यादा देर तक चले, ज्यादा भागीदारी हो, ताकि जन भागीदारी के साथ हम विकास की योजनाओं को ठीक कर सकें और उसकी कार्य निगरानी और पारदर्शिता भी ठीक कर सकें, ताकि शासन और कार्यपालिका में जवाबदेही पारदर्शिता आए। शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अभिभावकों, शिक्षकों की बैठक करने की योजना है ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षा के स्तर की जानकारी हो और वे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता लाने में सहयोग कर सकें। हरियाणा के खिलाड़ियों का विश्व भर में खेलों में डंका बजा हुआ है। हमारे खिलाड़ी ही ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के साथ कॉमनवेल्थ गेमों के साथ ही सबसे ज्यादा पदक जीत रहे हैं। खिलाड़ियों की स्कूल टाइम से ही खेल की नींव मजबूत होती है, इसलिए सरकारी स्कूलों में न सिर्फ खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि खेलों का ज्यादा से ज्यादा सामान
भी मुहैया करवाया जाएगा। रेवाड़ी के भगवानपुर में 200 बेड जो है अस्पताल निर्माण और डिनर डिप्लोमेसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि भगवानपुर में आंदोलन और डिनर डिप्लोमेसी को हवा देने के पीछे बताया कि षड्यंत्रकारियों का हाथ बताया है और साथ ही कहा कि एम्स निर्माण के दौरान भी कुछ लोगों ने गुमराह कर क्षेत्र के साथ धोखा किया था और अब भगवानपुर धरने में हारे हुए कांग्रेसियों और विरोधियों को भड़ास निकालने का मौका मिला। माजरा का अस्पताल या एम्स, उसका जिक्र और मैं करना चाहता हूं। 14-15 के अंदर मुझे मालूम चला, नड्डा साहब हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, मुझे मालूम चला कि भारत सरकार की नीति है कि हरेक प्रांत के अंदर एक एम्स को डालेंगे। तो खट्टर साहब यहां पे आए, मैंने उनको कहा कि भी अनाउंस कर दो, करवा तो मैं दूंगा ही वहां पे, क्योंकि भारत सरकार की नीति है और हमारे पास एम्स है नहीं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिस तरह की जलालत मैं कहता हूं इन लोगों ने करी, इलाके के साथ जो धोखा छलन कपट किया, उसका मैं बयानबाजी करना चाहता हूं कि मनेठी ने सबसे पहले अपनी जमीन तजवीज करी। पेहोवा में बीते दिनों एक 75 वर्षीय महिला महेंद्र कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार में जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली थी, तभी जो है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद एक महिला को पुलिस ने कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला मृत महिला की बहू निकली है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है और थाना सदर पेहोवा के एसएचओ जगदीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर इत्तफाकिया रिपोर्ट दर्ज की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी बहू नरेंद्र कौर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला था? ये जीएस फार्म से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भी ऐसे महेंद्र कौर नाम की लेडीज की मृत्यु हो गई है, कार्रवाई करें। तो जिस सूचना पर हम मौके पर गए थे और महेंद्र कौर की नाश को हमने कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने गला दबाने से मौत का कारण बताया था, जिस आधार पर हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे सिस्टर का फोन आया, इधरों चाचा ताया फोन आ गया बाहरों, मालिक सुते ही थे इतने टाइम तो होर उसे टाइम होर सी जो पता लगा कहते एकदम भी कहते अटैक हो गया गवर्नमेंट आल करना पे। फिर हौली हौली गल जल्दी पहुंच गई भी एक कुटमार हुई है। किसी ने फोन करता पुलिस वाले नूं, ठीक है जी, पुलिस वाले फोन किया, फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की। उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੰਗੀ ਸੁੰਗੀ ਕੁੱਟੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਲੇ ਤੇ ਹੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੰਦ ਸੀ, ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है जी, हाँ दब्बी ही लाशा पई हैं। चलो वो हार्ट की मरीज है, इसलिए थोड़ा भी हो गया होगा, अटैक उटूक आया, जैसे चक्कर में हम पड़ गए। आए इधर तो सभी आ रहे थे हमारे रिश्तेदार, हम भी आए, हमने देखा है अपनी माँ को ऐसे कि जो उनकी चोटें जो जब इनको नहलाई है देखी थी, मगर फिर भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा काम हो सकता है। मगर फिर जब हम उनको निकाल रहे थे बाहर, हमारे मामा जी का लड़का है, उन्होंने सबने तहकीकात की, मेरे मामा जी के लड़के ने, उन्होंने भी देखा कि हाँ
जो है वो तो साफ दिख रहा था, जो था उसके शरीर में, बताने की जरूरत नहीं है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उपायुक्त के कार्यालय पर बीजेपी सरकार ने बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में सरसों तेल के दाम 150% बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही बता दें कि उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार के नाम ज्ञापन दिया है और इस मौके पर जिला सचिव कामरेड रोहताश सिंह सैनी ने कहा कि 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल का रेट 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है। सीआई कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव रोहतास सिंह, आज हमने जो ये ज्ञापन दिया है, बीपीएल कार्ड पर जो सरसों का तेल दिया जाता था ये 40 रुपए 2 लीटर का था, एकदम से इन्हें 100 रुपये कर दिया है, 60 रुपये बढ़ा के गरीबों के ऊपर जो मार गिरी है वो बहुत भयंकर है। गरीबों के पास पहले से ही रोजगार नहीं है, महंगाई बस पर बढ़ती जा रही, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तेल के दाम घटाए जाएं और जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं वो भी नाजायज बढ़ाए हैं। सिक्योरिटी चार्ज बढ़ा रखा है और मिनिमम चार्ज भी 5 किलोवाट से ऊपर बढ़ा दिया है, जो कि बिल्कुल ही अन्याय है। हमने एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये सरकार ने गरीबों को जो थोड़ी बहुत रियायत मिलती थी पीडीएस के तहत सरकारी दुकानों पर, राशन डिपोओं पर, उसके ऊपर एकदम 2.5 गुना रेट तेल के बढ़ा दिए, क्योंकि 40 रुपए में 2 लीटर जो तेल मिलता था उसकी कीमत बढ़ा करके 100 रुपये कर दी। ऊपर से जो गरीबों को राशन प्रणाली से जो थोड़ा बहुत सिस्टम जो सरकार का था उसको भी अब एकदम तहस नहस करने पर सरकार तुली हुई है। ऊपर से जो गरीब लोगों के घरों में सरकार ने जो ये एक वो करया है, तुगल की फरमान जारी करया है, अब भाई स्मार्ट मीटर लगाएंगे, वापिस लो, बिजली के बढ़ाए गए रेट वापिस लो, तेल किराया बढ़ा। इंद्री के गांव फाजिलपुर में ई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इस लाइब्रेरी के लिए आया कुछ सामान देखभाल न होने के कारण खराब हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने कुछ महीनों पहले गांव में ई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की थी और इसके लिए जगह को भी चिन्हित कर लिया गया था। गांव की पंचायत ने इसके लिए जगह भी दे दी थी और इस लाइब्रेरी के लिए लगभग 1 साल पहले फर्नीचर भी आ गया था, लेकिन अभी तक ना तो किताबें आई हैं और ना ही कोई कंप्यूटर वगैरह। इनके अभाव में यह लाइब्रेरी आज तक भी नहीं पूरी बन पाई है। इस बिल्डिंग की रिपेयर हुई थी और यहाँ पर फर्नीचर का सामान आया था ई लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो यहाँ पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई, कोई यहाँ पर प्रबंध नहीं है, ना बिजली का प्रबंध है और इधर लैट्रिन बाथरूम है वो भी ऐसे ही पड़ा है, उसमें बदबू है और सारी बिल्डिंग अटकर नए बनाने के बावजूद भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गंद पड़ा है, यहाँ पर टूटे फूटे कुआड़ा है इधर और अभी तक कोई खास प्रबंध नहीं है। अधिकारियों की इसमें कहीं न कहीं लापरवाही है। तो ये सामान कब आया था फर्नीचर का? ये 1 साल हो गया जी। तो फिर आए यहाँ कुछ इसको कोई अभी तक कोई इसका पता लेना है नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया यहाँ। तो कंप्यूटर वगैरह भी नहीं आए? कुछ भी नहीं आया जी, सिर्फ फर्नीचर का सामान ऐसे ही लग रहा है, फर्नीचर समेत ऐसे ही है जी। अच्छा, तो मिट्टी चढ़ रही है उनपे? मिट्टी चढ़ रही है यहाँ पर, बुरा हाल है जी, कहीं पत्ते पड़े कहीं पानी पड़ा, कोई प्रबंध नहीं है, ना लाइट है न बिजली है। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? अब क्या है, दोबारा इसकी रिपेयर होनी चाहिए, इसमें बिजली का प्रबंध होना चाहिए और यहाँ किताबें आनी चाहिए ताकि बच्चे बैठकर पढ़ सका, अध्ययन कर सका। ये लाइब्रेरी को लेके हमारी जो शिकायतें हैं वो हम जारी करना चाहते हैं और प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं इसको, क्योंकि जो हमारे गांव में हमारा जो काम था, हमें बिल्डिंग दे दी है, तो हमने जगह भी दे रखी है, सब कुछ का है, तो अभी तक हमारा जो ई लाइब्रेरी का काम चालू नहीं हुआ। जो हमारे बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, ना यहाँ पे पढ़ाई कर सक रहे, ना कुछ जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं जैसे शौचालय है वो भी सुचारू रूप से चालू नहीं है, और जो यहाँ मैदान है जो खुला मैदान है उसमें भी घास चढ़ा हुआ है। तो हमें प्रशासन से ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से इसको जल्दी चालू कराया जाए
ताकि हमारे बच्चे तो इसका लाभ उठा सके। एक आजिलपुर गाँव है इंद्रिया लिखेगा, उसमें सामान आया था लेकिन 7-8 महीने हो गए वो दूर पहुंच रहा है। इस पर भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाए। इसमें बिल्कुल संज्ञान लेंगे, मैं पता करता हूँ आपने जो सूचना दी है इस पे क्या ऐसी वजह रही है। और लाइब्रेरी का तो हम सोच रहे हैं जिन जिन पंचायतों के पास फंड्स हैं या अफोर्ड कर सकते हैं उनमें एक अच्छा मॉडल बना के गांव-गांव में हर गांव में कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर पाए। और ये जो आपने बताया इसका मैं पता कर लूंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या